नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 13वां अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पाठ पढ़ने से पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर लें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ। जिला बस्ती, राज्य उत्तर प्रदेश। बस्ती ज़िले से ही इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद इन्होंने एमए की परीक्षा इलाहाबाद से की। कुछ समय तक इन्होंने ऑडिटर जनरल कार्यालय में नौकरी की। कुछ समय तक इन्होंने क्लर्क का कार्य भी किया, अध्यापन का कार्य भी किया और बाद में ये आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका दिनमान का उपसंपादन किया तथा एक बाल पत्रिका है पराग, उसका इन्होंने संपादन का कार्य किया। उनका देहावसान 1984 में हुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर अपनी लेखनी चलाई। इनके कविता संग्रह हैं काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। इनका एक नाटक है बकरी। बाल साहित्य भी लिखा, भो भो खो खो और लाख की नाक, बतूता का जूता, इनके बाल साहित्य हैं। इनका एक कहानी संग्रह भी है लड़ाई शीर्षक से। उपन्यास भी लिखे, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, इस तरह से। अब हम चर्चा करते हैं इस संस्मरण की, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह एक उच्च कोटि का संस्मरण है। बच्चों, आप जानते हैं संस्मरण हिंदी साहित्य की एक विधा है। जैसे रेखा चित्र, उपन्यास, कविता, कहानी, ऐसे ही संस्मरण जो स्मृति पर आधारित होता है। तो ये एक उच्च कोटि का संस्मरण है जो फादर कामिल बुल्के के बारे में है। फादर कामिल बुल्के, जिनका हम शब्दकोश पढ़ते हैं, सभी लाइब्रेरियों में रहता है, एक प्रमाणिक शब्दकोश है जो सब घरों में पाया जाता है। इस संस्मरण में संस्मरण है जिसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यावहारिक विशेषताओं का वर्णन किया है। फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ। बेल्जियम में एक जगह है रेम्स चैपल, वहाँ इनका जन्म हुआ। ये बेल्जियम जो है संतों की भूमि कही जाती है, धर्म गुरुओं की, पादरियों की, गिरजाघर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद भी इन्होंने संन्यास के बाद भारत आकर भारत को अपना कर्म क्षेत्र बनाया और मृत्यु पर्यंत भारत में ही रहे। वे भारतीय संस्कृति में इतना रच बस गए, उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास किया। लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हैं और ईश्वर से प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति इतना सरल है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति मिठास भरी है, ऐसे व्यक्तियों को जहराबाद से क्यों मरना चाहिए? ऐसा प्रश्न लेखक ईश्वर से करते हैं। अर्थात इतनी पीड़ादायक मृत्यु उन्हें क्यों दी गई, ऐसा प्रश्न लेखक ईश्वर से कर रहा है। लेखक अर्थात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना शांत संगीत सुनने जैसा था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जा रहा है। लेखक के लिए फादर को याद करना है ना, जब लेखक फादर को याद कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है उन्हें? जैसे शांत संगीत सुन रहे हैं। उनको देखना, जब लेखक फादर कामिल बुल्के को देख रहे हैं तो उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा लगता था।
और उनसे बातें करना कर्म को संकल्प में भरने जैसा था। लेखक स्मृतियों में डूब जाता है। फादर कामिल बुल्के पारिवारिक रिश्तों में बंधे थे। वे हंसी मजाक में शामिल होते थे, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे, लेखकों की रचनाओं पर अपनी बेबाक राय रखते थे। वे घरों के उत्सवों और संस्कारों में बड़े भाई की भूमिका निभाते थे और पुरोहितों की तरह आशीष देते थे, आशीर्वाद देते थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा, अपितु सदैव ममता और प्यार से लबालब छलकता हुआ ही महसूस किया। लेखक प्राय अपनी बातों में उनसे पूछता था। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी पूछते हैं फादर कामिल बुल्के से कि आपको अपने देश की याद नहीं आती? तो वो कहते थे कि मेरा देश तो अब भारत है। हाँ, जन्मभूमि रेम्स चैपल की याद आती है, लेकिन मेरा देश तो अब भारत है। फादर कामिल बुल्के कहते थे कि माँ की बहुत याद आती है। वे अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते थे। माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आया करती थीं बेल्जियम से, जिन्हें वे अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। फादर कामिल बुल्के के मित्र थे डॉक्टर रघुवंश, उनको वो अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाया करते थे। उनका पिता और भाइयों के प्रति बहुत लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी हो गया था, एक भाई काम करता था, एक बहन थी जो सख्त और ज़िद्दी थी। फादर को कभी उसकी चिंता करते नहीं देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, केवल 2-3 बार अपने परिवार से मिलने वो बेल्जियम गए थे। जब लेखक ने उनसे पूछा कि आप सब छोड़कर भारत क्यों चले आए, यह पूछने पर वे सरलता से उत्तर देते थे कि प्रभु की इच्छा थी। वे बताते थे कि माँ ने पहले बचपन में ही घोषित कर दिया था कि बच्चा तो हाथ से गया, और जब ये इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे तो सन्यासी होने की इच्छा इनके मन में जगी और अपने धर्म गुरु के पास ये गए और इन्होंने कहा अपने धर्म गुरु से कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में जब ये थे, ये बच्चों ध्यान रखना, तो इन्होंने कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ और सन्यास लेकर भारत जाऊँगा। तो भारत में जब जाने की इच्छा का कारण पूछा तो इन्होंने अनभिज्ञता जाहिर कर दी, कोई राय अपना नहीं दी, मतलब अपना कोई सटीक उत्तर नहीं दिया कि वे भारत ही क्यों जाना चाहते हैं। जब ये भारत आए तो भारत आने के बाद इन्होंने जिसेट संघ एक है जहाँ पर इन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर इन्होंने जिसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई की। कोलकाता से इन्होंने बीए किया, इलाहाबाद से इन्होंने एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर, ये बात ध्यान रखना बच्चों, प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में इन्होंने अपना शोध प्रबंध लिखा, राम कथा उत्पत्ति और विकास। मातरलिंग का एक प्रसिद्ध नाटक है ब्लू बर्ड, जिसका इन्होंने हिंदी में रूपांतर किया नील पंछी के नाम से। सेंट जेवियर कॉलेज रांची में इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और यहीं इन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। बाइबल का अनुवाद भी किया। ये जो हिंदी इंग्लिश का जो शब्दकोश है ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में मिलता है और प्रामाणिक एक शब्दकोश है। इसके यहाँ से जो शब्द आप बताते हैं किसी को कि मैंने फादर कामिल बुल्के की डिक्शनरी से देखा है, फादर कामिल बुल्के डिक्शनरी से देखा है, तो वो असत्य नहीं कह सकते कि शब्द आपने गलत देखा है। और जब ये रांची में थे तो वहीं बीमार पड़े और पटना से दिल्ली लाए गए। 47 वर्ष भारत में रहने के बाद 73 वर्ष की आयु में जिंदगी जीकर चले गए। एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से सन्यासी लगते थे, लेकिन लेखक ने कहा है कि फादर बुल्के
संकल्प के सन्यासी थे, मन के सन्यासी, मन से सन्यासी नहीं थे। क्योंकि भारत में जो सन्यास की परंपरा है वो बिल्कुल अलग है। ये ऐसे नहीं थे, क्योंकि इन्होंने कॉलेज में पढ़ाई भी की। भारत में जो सन्यास की परंपरा है वो बिल्कुल अलग है। ये संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। क्योंकि इन्होंने रांची के कॉलेज में हिंदी संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे, अर्थात पैसे कमा रहे, अर्निंग कर रहे हैं। जबकि हमारे सन्यासी ऐसे कहीं सरकारी नौकरी नहीं करते, जटाजूट धारण करते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, ऐसा भी ये नहीं करते थे। इसके बाद ये किसी से एक बार रिश्ता बना लेते थे तो जिंदगी भर तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद भी मिलने पर वही पुराने अपनत्व की गंध आती थी। वे जब भी दिल्ली आते, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर खोजकर जरूर मिलने आते थे लेखक से, चाहे 2 मिनट के लिए ही मिलने आए। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी, जिसके लिए हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। केवल इसी बात का इन्हें दुख होता था जब हिंदी बोलने वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा की जाती थी, तो इन्हें बहुत दुख होता था। घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। इस प्रकार फादर कामिल बुल्के 18 अगस्त 1982 को सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में एक ताबूत से एक छोटी सी नीली गाड़ी में इनको उतारा गया और वहीं पर इनका संस्कार कर दिया गया। उस समय जो है पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर जी भी वहाँ उपस्थित थे और सैकड़ों लोग वहाँ पर इनके पास उपस्थित थे। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि सन्यासी ने भी सोचा होगा कि होगा या नहीं उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच से वह चला गया, हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबको होकर सबको ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता जो खड़ा था। बच्चों, आप इस पाठ को सुनते हैं, 1-2 बार ऐसे सुनेंगे तो ये पाठ आपको याद हो जाएगा और इससे संबंधित प्रश्न मैं अभी दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा। आप सिर्फ सुनेंगे तो प्रश्न उत्तर भी आपको याद हो जाएंगे और इस पाठ का सार आप सुनेंगे तो ये पाठ भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।